बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे हेडिंग लगाया है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाऊंगा। तो पहले हम लोग देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो सवाल ये कि सर डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं किसको है? अगर आप पीटी को अगर अच्छे से देखें तो पीटी आपको टोटल 4 हिस्से में दिखेगा। लेफ्ट साइड में कुछ एलिमेंट का कॉम्बिनेशन दिखेगा, बीच में फिर कुछ एलिमेंट का कॉम्बिनेशन दिखेगा, फिर उसके बाद राइट साइड में कुछ एलिमेंट का कॉम्बिनेशन दिखेगा और कुछ एलिमेंट का कॉम्बिनेशन आपको नीचे दिखेगा। नीचे में हॉरिजॉन्टल लाइन में जो आपका एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड कुछ एलिमेंट का कॉम्बिनेशन मिलता है, अगर आप अच्छे से पीटी को देखें तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है उसको, एस ब्लॉक एलिमेंट। जो बीच में आ रहा है उसको बोलते हैं टी ब्लॉक एलिमेंट, और जो राइट साइड में आ रहा है उसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, और जो नीचे आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे करके ब्लॉक वाइज आपके पीरियड टेबल में बांटा हुआ है। लेकिन सवाल ये कि सर हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट उसको क्यों बोले या एस ब्लॉक एलिमेंट उसको क्यों बोले? तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के क्रम में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में फिल होता है, जिस ऑर्बिटल में, उस ऑर्बिटल के नाम से हम उसको उस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। जैसे अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में अगर भरा जाएगा, एस सबसेल में अगर भरा जाएगा, तो वैसे है ना एलिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। और जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में भरा जाएगा तो वैसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। सिंपल एक लाइन में बोल सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन enter in d orbital, इसी में क्या बोलेंगे, कॉमा इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एंटर करेगा डी ऑर्बिटल में उसको बोलेंगे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट। एक क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, वो ये कि क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट इज also called transition element, transition element या मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट या मेटल, वाई, ऐसा क्यों कहते हैं? डी ब्लॉक जो एलिमेंट है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट या मेटल कहते हैं। पहले समझिए मेटल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में जो बीच वाले पोर्शंस में जो एलिमेंट्स हैं वो सारा का सारा एलिमेंट मेटल है। तो आप एलिमेंट या मेटल कह सकते हैं, या डी ब्लॉक एलिमेंट या डी ब्लॉक मेटल कह सकते हैं उसको। तो क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक मेटल या एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट या मेटल कहते हैं, ऐसा क्यों? ये सवाल आता है आपके बोर्ड्स के एग्जाम में। तो इसके कई सारे कारण हैं। जैसे ट्रांजिशन का मतलब होता है बीच का हिस्सा, है कि नहीं, बीच का पार्ट। तो अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर देखें आप, तो वो एस और पी के बीच में उसका जो पोजीशन है डी ब्लॉक एलिमेंट का, वो एस और पी के बीच में है। तो एक कारण ये होता है कि उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, एक ये कारण है। और भी 2 कारण है, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास एक एबिलिटीज है वेरिएबल वैलेंसी को शो करने की। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है, तो इस कारण से भी उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और भी कुछ कारण है, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में या डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास आउटरमोस्ट ऑर्बिट और उसके जस्ट पहले, जिसको हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट ऑर्बिट, उस वो इनकम्प्लीट होता है। तो इन कारणों से हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में, इसका आंसर कि आंसर लिख सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज, 2-3 कारण एक नंबर लगा देते हैं, बिकॉज देयर पोजीशन
इन पीरियोडिक टेबल in between S block and P block element. P block element. यहाँ पे ये रीजन और क्या रीजन है? तो ये वेरिएबल वैल्यू शो करते हैं, तो दे शो वेरिएबल वैलेंसी है कि डी ऑर्बिटल वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं, दिस वाज वेरिएबल वैलेंसी। अच्छा, तीसरा क्या है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट और जस्ट अंदर का ऑर्बिट, जस्ट अंदर को उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट, बाहर वाला जस्ट अंदर वाले ऑर्बिट, बाहर वाले को बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जस्ट उसके अंदर के ऑर्बिट को बोलते हैं पेनल्टीमेट ऑर्बिट, वो इनकम्प्लीट होता है। तो हम बोल सकते हैं देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब nth ऑर्बिट एंड पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट मतलब n-1 ऑर्बिट इज इनकम्प्लीट, तो इन तीन कारणों से हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट या मेटल्स कहते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, जैसे अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट में देखें तो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर देखिएगा तो स्कैंडियम से जिंक, इट्रियम से कैडमियम, लिथियम से मरकरी, है ना, ये जो आपके एलिमेंट्स है ये सब आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, आप देखेंगे। लेकिन किताब लिखता है कि जिंक ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, हालांकि है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कि किताब लिखता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। व्हाई? ऐसा क्या है, क्यों नहीं कहते उसको? क्वेश्चन आता है कि जिंक ग्रुप Zn, जिंक ग्रुप एलिमेंट्स are called D block element, but not a transition element. Why? ऐसा क्यों? जिंक ग्रुप एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट कहे जाते हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं, ऐसा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो अब थोड़ा समझना जरा यहाँ पे, जिंक ग्रुप एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए वेरिएबल वैलेंसी को शो करना चाहिए, वेरिएबल वैलेंसी को, और उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट और पेनल्टीमेट जो ऑर्बिट्स है वो इनकम्प्लीट होने चाहिए। लेकिन अगर आप ये दोनों देखें तो ये दोनों चीजें नहीं है वहां पे। अब देखिए कैसे, जिंक का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। तो अगर आप जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो जिंक आर्गन 18 कर दिए, ये 4s2 I3D 10, तो कोई 3 भरा हुआ इलेक्ट्रॉन, तो अंदर का तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भरा हुआ है 3D 10 पहले आ जाएगा 4s2, अब बाहर में 2 भरा हुआ है, बाहर के और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला चीज ये कि इसके जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, अंदर मतलब पेनल्टीमेट जो सेल है, आउटर सेल को हम बोलते हैं, आउटर सेल को हम बोल रहे हैं nth ऑर्बिट, लेकिन n-1 ऑर्बिट को हम बोल रहे हैं पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट ऑर्बिट कह रहे हैं अंदर के जस्ट को। तो इसके जो पेनल्टीमेट ऑर्बिट है वो कंप्लीट भरा हुआ है, यहाँ पे जबकि इनकम्प्लीट था, तो ये कंप्लीट भरा हुआ है। तो एक रीजन तो ये है कि इसका जो पेनल्टीमेट ऑर्बिट है, अंदर का जो ऑर्बिट है वो कंप्लीट है, ठीक है, मतलब बाहर का बस इनकम्प्लीट है, क्योंकि 4s2 4p 0 है, 4d भी होगा वो भी 0 है, 4n भी होगा वो भी 0 है, तो वो इनकम्प्लीट है। जबकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, ये यहाँ पे कंप्लीट है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किए जिंक का, आप कैडमियम का भी कीजिए चाहे मरकरी का भी कीजिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही आता है। ये 4s2 3d 10 है, लेकिन कैडमियम का हो जाएगा 5s2 और 4d 10 हो जाएगा, फिर नीचे मरकरी का हो जाएगा
5s2 और ये 5s2 और सॉरी 6s2 और 5d10 हो गया, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट नहीं, पहला चीज तो ये। दूसरी बात ये कि इसका ये अंदर का तो भरा हुआ है 3d10, ये 4s2 है, 4s2, तो आउटर मोस्ट इसका 4s2 है, ये दो ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है क्योंकि अंदर का इनकम्प्लीट नहीं है, भरा हुआ है। तो ये दो ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक ग्रुप में जो एलिमेंट्स है वो वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो करेंगे, +2 वैलेंसी शो करेंगे, वेरिएबल शो नहीं करेंगे। तो ये दो कारणों से हम लोग कह सकते हैं कि जो जिंक ग्रुप एलिमेंट है, एक कारण और हो सकता है, एक कारण ये हो सकता है जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट को हम बोले कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, तो हम जो पहला लिखे यहाँ पे दे शोज वेरिएबल वैलेंसी, तो वेरिएबल वैलेंसी शो करने के कारण इसके ज्यादातर जो कंपाउंड्स है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी हो सकता है और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है वेरिएबल वैलेंसी शो करने का, है कि नहीं। अब जैसे वेरिएबल शो कर रहा है तो हो सकता है कि किसी कंपाउंड में उस एलिमेंट का जो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके कारण उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, और उस कंपाउंड का जो वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है तो उस कंपाउंड का किसी सॉरी उस मेटल का दूसरे कंपाउंड में है ना, दूसरे कंपाउंड में उस मेटल का वैलेंसी अलग होने से हो सकता है कि वो उसके पास इलेक्ट्रॉन सारे पेड हो जाए, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस भी हो सकता है। तो मतलब एक लाइन यहां बोल सकते हैं दिस वाज वेरिएबल वैलेंसी एंड ड्यू टू व्हिच, जिसके कारण दे हैव दे मे हैव पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, लेकिन अब देखो ये कि पैरा डाया दोनों हो सकता है, लेकिन एक चीज बताइए जिंक के केस में क्या है कि ये दो ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो अंदर का तो पूरा भरा हुआ है, तो अंदर का अगर भरा हुआ है तो अभी से वो सब के सब क्या है, पेयर्ड। तो डी ग्रुप के एलिमेंट जो है ज्यादातर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में चल रहा होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, जबकि ये दोनों हो सकता है, पैरा भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है। और जिंक ग्रुप के एलिमेंट्स का जो है वो क्या हो सकता है, ज्यादातर क्या हो सकता है आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकता है। तो इन सारे कारणों से हम लोग हम लोग जिंक ग्रुप के एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, जिंक ग्रुप एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, लेकिन उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जिंक ग्रुप एलिमेंट्स are called deep block elements but not a transition element. Why? तो लिखेंगे इसमें zinc group elements have n-detailed like configuration, which is ऐसे लिखते हैं zinc group elements have n-detail like configuration and n-detail like configuration, n-detail या n को पढ़ाइए, ऐसे लिखते हैं n-1 और ns2 लाइक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके चलते ड्यू टू विच दे डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी एंड their most
आर ternary systems. The mostly compound ternary system. C group element have ये like configuration due to which they do not show variable valency. दो ही शो करेगा कि अंदर का complete है. ये दो ही शो करेगा valency. They don't show variable valency and their mostly compound are ternary systems. जबकि दोनों हो सकता है ही नहीं. तो that's why यही कारण है कि that's why zinc group element is called D block element. D block element not called नहीं कहा जाएगा क्या ट्रांजिशन एलिमेंट. ट्रांजिशन ना तो इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन है और वेरिएबल वैलेंसी भी नहीं शो कर रहा है ना. इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन नहीं, वेरिएबल वैलेंसी भी नहीं शो कर रहा है और इसके ज्यादातर कंपाउंड पैरा डाया दोनों नहीं हो सकता है, सिर्फ डाया हो सकता है. तो इन कारणों से हम लोग जिंक ग्रुप एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे. ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं. तो पहले आप इसको नोट करें फिर आगे देखते हैं. इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है. आपके एग्जाम में हो सकता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट कोई भी एक दे करके आपसे पूछेगा कि उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख करके बताइए. आपके एग्जाम में आ सकता है. तो हम लोग देखेंगे इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो ये होता है n-1 D1 to 10 और n S0 से 2 ऐसा होता है. 0 से जो S में जो आप भरेंगे उससे एक कम D होगा आपका, एक कम D. ठीक है. n ये n-1 D1 से 10 और 0 से 10 क्यों नहीं हुआ, 0 से 1 से इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली डी ब्लॉक एलिमेंट है, ड्रीम इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा ही करेगा. तो एक इलेक्ट्रॉन तो एटलीस्ट होना ही चाहिए. तो 1 to 10 एस में हो भी सकता है, नहीं हो सकता है. एस में ऑप्शन 2 हो सकता है, 0 से 2 ऐसे इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट को 3-4 ब्लॉक में बांटा गया है. जैसे 3-4 सीरीज में बांटा गया. एक को हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज. कुछ बच्चे के दिमाग में सर 2D सीरीज क्यों नहीं. तो आपको पता होना चाहिए कि डी जो सबसेल है वो तीसरे सेल से ही स्टार्ट होता है. तीसरे सेल में 3 सबसेल SP D. तो दूसरा होता नहीं, इसलिए 3D सीरीज को बोलते हैं 3D सीरीज. एक होता है आपका 4D सीरीज, एक होता है आपका 5D सीरीज. ये 3 पढ़ना. 60 सीरीज में होगा जो कि इनकम्प्लीट है, वो नहीं पढ़ना. 3D सीरीज में जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक भरे होते हैं. जिंक तक रहते हैं, स्कैंडियम से जिंक तक, जिसको 3D सीरीज बोलते हैं. और 4D सीरीज हम लोग बोलते हैं एट्रियम से लेकर के कैडमियम तक, इसको हम लोग बोलते हैं 4D सीरीज. और लेंथनम से लेकर के लेंथनम के बाद होता है आपका हॉफनियम. लेंथनम से लेकर के, हालांकि 40 लिपिड से सेट होता है, हॉफनियम आता है. तो हॉफनियम से लेकर के आपका मरकरी Hg, ये होता है आपका 5D सीरीज. अब थोड़ा देखना यहाँ पे स्कैंडियम से जिंक जो है इसको 3D सीरीज क्यों कहते हैं. ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक में 3D में इन करता है, तीसरे d ऑर्बिटल में इन करता है. मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन, अब इसके बारे में लिख सकते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन 3D सबसेट, तीसरे d सबसेट में ये इंटर करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं 3D सीरीज. और इसी तरह से ये 4D सीरीज हो गया
चौथे में किया है, इसी तरह से ये 5D सीरीज हो गया। ठीक है, ये जो 3D सीरीज होता है ये आपका फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड है 3D सीरीज। हाइड्रोजन हीलियम पहला पीरियड, दूसरा में लिथियम से लेकर के नियॉन तक दूसरा पीरियड हो गया, तीसरा में सोडियम से लेकर के आर्गन तक तीसरा पीरियड, चौथे में आता है पोटेशियम से लेकर के आपका जो आर्गन हो गया, पोटेशियम से लेकर क्रिप्टन तक जो आता है उसमें आपका आएगा स्कैंडियम से जिंक, फोर्थ वाले में आता है, फोर्थ पीरियड में। अगर आप पीटी लेकर देखें तो ये फोर्थ पीरियड में आएगा, ये फोर्थ पीरियड में, ये आपका फिफ्थ पीरियड में आता है, फिफ्थ पीरियड में, ये आपका सिक्स्थ पीरियड में आता है, सिक्स्थ पीरियड में। तो आपको पता है कि जितना पीरियड होता है उतना सेल होता है, मतलब चौथे पीरियड में, चौथा पीरियड का ये सब एलिमेंट है 3D सीरीज, इसका मतलब किसके पास 4 सेल है, 4 सेल, चौथा सेल में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है। तो इसके लिए अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें, इसके लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसके लिए अगर हम बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्कैंडियम से जिंक तक, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं 3D 1 to 10, 1 से 10 और 4s2 ऐसे होता है, 4s2, 3D 1 to 10 4s2, ये 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा उसमें, इसमें एक आएगा बाद में स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ऐसे करके आएगा। ठीक है, उसी तरह से देखो इट्रियम से लेकर कैडमियम तक में अब एक बढ़ गया है, n का वैल्यू एक बढ़ जाएगा, एक फोर्थ पीरियड था, ये फिफ्थ पीरियड, तो 5 चला जाएगा, तो 5 का मतलब n का वैल्यू 5 हो गया, तो 5s2 और ये 4d 1 to 10, 4d 1 to 10 ऐसा हो जाएगा। और फिर उसके बाद नीचे अगर आएंगे तो 6s2, ये 6s2 हो जाएगा क्योंकि 6th पीरियड में आएंगे, तो छठे सेल में चले गए 6s2, उससे एक कम आएगा d, तो एक कम d का मतलब 4d 1 to 10, 4 नहीं सॉरी 5d 1 to 10, और उससे एक कम आएगा आपका f, और f मतलब 4 होगा, अब 4f होता है, 4f डिफाइंड होता है 4f 1 to 14, या 1 to 14 क्या कीजिए, इसको भर दीजिए, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा रहेगा, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा रहेगा। कैसे? अब देखेंगे अगर पीरियड टेबल को, तो लिथियम से लेकर के लुटेशियम तक जो है 14 एलिमेंट का एक सीरीज होता है जिसको हम बोलते हैं एप ब्लॉक एलिमेंट। अगर आप देखिएगा लिथियम से लेकर के लुटेशियम तक, तो यहाँ से 14 एलिमेंट का एक सीरीज निकलता है, 14 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, इसको 4f बोलते हैं। तो ये लेंथेनम, ये हॉफनियम, तो लेंथेनम के बाद भी 14 एलिमेंट, उसके बाद हॉफनियम है। तो मेरा ये कहना है कि हॉफनियम से लेकर के जब मरकरी तक बढ़िएगा तो हॉफनियम में एक इलेक्ट्रॉन भराएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे करके भराता चला जाएगा, लेकिन उससे पहले वाला में क्या रहेगा, जो आपका f वो कंप्लीट भरा जाएगा, तो 4f14 हो जाएगा। तो सीधा मोटे तौर पे ध्यान रखिए 3d 1 to 10 4s2 ये 3d सीरीज के लिए, 4d 1 to 10 5s2 ये 5d सीरीज के लिए, 4d सीरीज के लिए, ये 3d सीरीज के 4d सीरीज के लिए, और ये 5d सीरीज के लिए 4f14 अंदर में रहेगा, 5d में 4 आएगा, एक कम f आएगा और एक कम f 4 जो होता है वो चौथे सेल से f स्टार्ट हो जाता है, चौथे सेल से, तीसरा वो नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे 3 नहीं लिखे हम, क्योंकि जितना सेल उतना सबसे तीसरे नहीं होता है। तो ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। अब थोड़ा देखिए इंपॉर्टेंट आपका क्या है, आपको पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट आपको आना चाहिए, डी ब्लॉक एलिमेंट, ताकि आप उसके कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकें। तो एक बार हम पहले डी ब्लॉक एलिमेंट को यहाँ पे लिखते हैं, जैसे आपका 3D सीरीज में 3D सीरीज, ये 4D सीरीज और एक लेते हैं 5D सीरीज। देखिए 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट है, तो स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, उसके बाद वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ऐसे। ठीक है, 4D सीरीज में स्कैंडियम नीचे आता है, इट्रियम, फिर लेंथेनम आता है। ठीक है, टाइटेनियम नीचे क्या आता है, टाइटेनियम के नीचे आता है नायोबियम Nb और टेंटलम आता है Ta। वेनेडियम के नीचे वेनेडियम के नीचे सॉरी लगता है गलती है, ये इट्रियम लेंथेनम ये होता है
स्कैंडियम, न्यूट्रियल, लिथियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम। ये आता है वेनेडियम, वेनेडियम के नीचे आता है नायोबियम, और ये आता है टेंटेनम, टीएम, ये नायोबियम सॉरी। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, डब्ल्यू। मैग्नीज के नीचे आता है टेक्नीशियम और रेहेनियम, आरई। क्या आयरन के नीचे आता है आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, ओएस, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोहोडियम, इरिडियम, निकेल, प्लेडियम, प्लेटिनम, पीटी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम और मर्करी। ऐसे आप लिख लेंगे, ऐसे आना भी चाहिए आप लोगों को, आपको याद करना ही पड़ेगा। कई बार मैंने जो बच्चे 11th क्लास में पढ़े उसको मैंने ये सब याद कराया था। खैर याद होना बहुत जरूरी है। अगर आप इस पैटर्न में लिखते हैं तो आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आराम से कर सकते हैं। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने ऊपर दिखाया भी आपको। अब जैसे मान लो कि स्कैनिंग का कन्फिगरेशन करना है और 3D का है, तो 3D 1 हो गया इसका, 3D 1 4s2 तो खत्म हो गया आपका 3DS1। लेकिन इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शनल पार्ट था, आपको याद होगा, जैसे क्रोमियम, और इसमें कॉपर, पहला वाला में मैंने आपको पढ़ाया हो। तो क्रोमियम का जो करेक्ट होना देखिए क्या चाहिए, क्रोमियम होता है 24, तो होना चाहिए 4s2, अंदर में 18 भरा हुआ आर्गन तक, तो 4s2 तो 18 तो 20 और 24 होने के लिए डी में कितना जाना चाहिए 4, तो 3d4 होना चाहिए, 3d4 4s2। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सही क्या है 3d5 और 4s1, ऐसा होने से हाफ कॉम्बिनेशन होने से ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता है ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी। पढ़ाया है कॉपर का होना क्या चाहिए, 29 होता है इसका 29, 18 आर्गन का 18 हो गया, अब फिर उसके बाद 4s में 2 गया तो 20 और 9 होना चाहिए, 3d9 अब 4s2 होना चाहिए। लेकिन होता क्या है 3d10 और 4s1, ऐसा होने से फुल फिट होने से हाई एनर्जी का एक्सचेंज होता है, जिसके कारण ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो फर्स्ट वाले में ये दो एक्सेप्शनल है, अब यही समझ लीजिए, बाकी आप आराम से इस पे काम कर सकते हैं। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आराम से इसमें 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2 ऐसे करके, 3d5 एक तो एक्सेप्शनल हो गया, 3d4 4s2 होना चाहिए, ये 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2 ऐसे करके काम करते हैं। अब इसी तरह से एक जरा क्रोमियम अगर एक्सेप्शनल बनता है, इसके नीचे वाला भी एक्सेप्शनल होना चाहिए, लेकिन थोड़ा समझना है यहाँ पे मोलिब्डेनम, टंगस्टन, तो मोलिब्डेनम का तो ठीक है ये 3d5 और 4s1 होता है, इतना होता है, लेकिन टंगस्टन जो है वो 3d4 सॉरी 3d मैंने गलती लिखा है यहाँ पे, आपको समझ में आना चाहिए था यहाँ पे, ये 4 हो जाएगा, 4 आइए हो जाएगा 5, 3d5 4s1 ये तो चलो सही है, जैसे क्रोमियम वैसे मोलिब्डेनम हो गया। लेकिन टंगस्टन में क्या है कि ये यहाँ पे कितना आना चाहिए, टंगस्टन के लिए आना चाहिए, तो यहाँ पे लिथियम के बाद 14 मेंटेन किया है, तो 4f14 तो लिखना चाहिए अपने को, 4f14 ये 5d कितना आना चाहिए, होना चाहिए 5, लेकिन नहीं ये 4 भी रहेगा, 5d4 और 6s2, ये इस फॉर्म में रहता है, मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, टंगस्टन जैसा है वैसे ही रहेगा। आपको मोलिब्डेनम में थोड़ा रहेगा, क्रोमियम मोलिब्डेनम रहेगा, लेकिन टंगस्टन में रहेगा। कॉपर के नीचे सिल्वर गोल्ड है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जैसे कॉपर को ऐसे सिल्वर गोल्ड में नहीं होता है। सिल्वर जैसे एज यूजुअल लिख सकते हैं आप, कैसे लिखना है 4d9 और 5s2, कोई एक्सेप्शन नहीं। कॉलम का लिखना है तो 4f14, 4 इसमें आ जाएगा, 14 ये लगा दी, और 5d9 और 6s2 इसके अकॉर्डिंग 6s2 ठीक है। अच्छा लेकिन हाँ प्लेटिनम और प्लेटिनम में है, प्लेटिनम और प्लेटिनम में एक्सेप्शन है। जैसे निकेल का आप कन्फिगरेशन लिखते तो आप लिखते 3d8 और 4s2, क्योंकि निकेल 28 होता है तो 2 20 सॉरी 28 होता है तो आर्गन तक हो गया 18, तो 20 और 28। लेकिन प्लेटिनम में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, मतलब ये 3d10 सॉरी 3 फिर मैंने लिखा 4 हो जाएगा, 4d10 और ये 5s0, प्लेटिनम इस फॉर्म रहता है। अब प्लेटिनम में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, मतलब 3d फिर लिखा मैंने ये 5d
चाहे तुम चाहो तो 4f14 लिख सकते हो। 5d9 एक ही इलेक्ट्रॉन जंप करता है, और ये 6s1 प्लेटिनम था। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, प्लेटिनम प्लेटिनम सब ऐसा एलिमेंट है कि इसका कन्फिगरेशन आप एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 5d9 6s1 अब ये ध्यान रखेंगे। तो मेरे को लगता है बस आप जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, इसमें 3d 4d 5d ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें महज 3 2 5 1 6 अगर देखा जाए तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज यूजुअल करना है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपको ये थोड़ा सा रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो पहले आप इसको नोट करें, फिर आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद हम लोग देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हम हेडिंग लगा रहे हैं प्रॉपर्टीज, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट के प्रॉपर्टीज, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है सब मेटल है, तो ऑब्वियस इसके मेटालिक कैरेक्टर होंगे, मेटालिक जो कैरेक्टर होंगे वो इसमें मिलेंगे। मेटल से जितनी भी प्रॉपर्टीज है बहुत सारे, जैसे एटॉमिक रेडियाई कैसे बदलता है, एटॉमिक रेडियस इसका प्रॉपर्टीज होगा, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट होगा, उसके बाद डेंसिटी होगा, आयनाइजेशन एनर्जी होगा, और बहुत सारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, तो इसका कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर बात करें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला नंबर मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, तो एक मेटल में या एक मेटल के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारे प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट में मिलेंगे। जैसे मेटल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसके नाम से में छुपे होते हैं METALS। तो M मतलब मैलिएबल है कि नहीं, E मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऐसे करके हम शायद लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए मेटालिक कैरेक्टर है ना, तो सीधा ऐसे लिखते हैं, देखिए मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। हालांकि METALS मैलिएबल, E मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, T मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ, A मतलब एलॉय फॉर्मेशन एबिलिटीज, L मतलब दर्शक प्रॉपर्टी, S मतलब सोल्डर्स प्रॉपर्टीज। ये सारी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक के एलिमेंट में मिलते हैं। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, ठीक है मैलिएबल है, हार्ड है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ऐसा है, लेकिन एक को छोड़ करके, मरकरी को छोड़ करके, क्योंकि मरकरी ऑलरेडी आपको रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो ऑब्वियसली वो हार्ड नहीं होगा, है कि नहीं, वो सॉफ्ट होगा आपका। तो आप बोल सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर में कि दे आर हार्ड, मैलिएबल एंड डक्टाइल। डक्टाइल, हार्ड होंगे, कठोर होंगे, मैलिएबल मतलब उस पर जब वार किया जाएगा तो उसको है ना, वार करने पे वो सीट की तरह मतलब वो फैलता चला जाएगा, उसको मैलिएबल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। लोहे को अगर आप जोर से पीटते हैं तो वो फैलता चला जाता है। डक्टाइल, तन्यता, ये तीनों प्रॉपर्टीज होंगे, दे आर हार्ड, मैलिएबल, डक्टाइल, बट लेकिन या एक्सेप्ट बोल सकते हैं मरकरी। एस क्यों, बिकॉज Sg is liquid है at room temperature, and they are soft, और ये सॉफ्ट होते हैं, दे आर सॉफ्ट। मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है और ये सॉफ्ट होता है, तो हार्ड, मैलिएबल और डक्टाइल सारे मेटल्स के लिए लागू होगा। लेकिन ये अच्छा, एक पॉइंट और, एक पॉइंट क्लियर हो गया आपका इसमें। एक पॉइंट ये बोल सकते हैं कि मेटल है तो
इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का गुड कंडक्टर होगा, मतलब दे आर सारे, चाहे वो लिक्विड वाला मरकरी क्यों नहीं हो, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो एक तो प्रॉपर्टीज ये निकलेगा आपका मेटालिक कैरेक्टर। दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे रेडियली, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, इस प्रोसेस समझा जरा। एटॉमिक रेडियस जैसे 3D एक सब लिखते, 4D 5D। 3D में आपका क्या क्या है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है। और इसके नीचे स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, नायोबियम, टेंटेनम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ठीक है, मैग्नीज, टेक्नीशियम और रेहेनियम, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोहोडियम, इरिडियम, निकेल, कैडमियम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ऐसे हमने समझा लिया यहाँ पे। अच्छा, अब आगे एटॉमिक रेडियस को समझते हैं। आप रेडियस का जो आप ट्रेड अगर पढ़े होंगे 9th क्लास से, तो आप पढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट जाने से साइज घटता है और एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है। और दोनों का रीजन आप पढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट जाने से साइज इसलिए घटता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज घटेगा लेफ्ट टू राइट जाने पे, और ऊपर से नीचे आने पे साइज इसलिए बढ़ता है क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे सेल हर बार ऐड होता है, सेल, तो इसलिए ऊपर से नीचे बढ़ेगा। तो आप ये चीज जरूर पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा जो ट्रेंड है वो थोड़ा अटपटा है और आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे किताब लिखता है कि स्कैंडियम से मैग्नीज ये डिक्रीज करता है, आर डिक्रीजेस, घटता है, एटॉमिक रेडियस घटता है, और आयरन, कोबाल्ट, निकेल जो है ये साइज आर जो होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, डिक्रीजेस इंक्रीजेस कुछ नहीं, कांस्टेंट हो जाता है। और कॉपर से जिंक जो है साइज आर जो है ये इंक्रीज कर जाता है, आर इंक्रीज कर जाता है। कैसे तो समझिएगा, जैसे आप ये पढ़े कि सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आप अगर देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि हर बार आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो थोड़ा ऐसे समझो, देखो दो चीजें हो रही है। जैसे जब आप स्कैंडियम से जिंक की तरफ जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, सेल तो कांस्टेंट है, सेल में कोई दिक्कत नहीं है, सेल हमेशा कांस्टेंट रहेगा एक पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है। तो हर बार आप क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा समझो पहले, जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी तो हो सकता है, क्योंकि आप हर बार क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो देखिए दो चीजें हो रहा है, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा क्योंकि हर बार एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ऐड कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ऐड करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। उस चार्ज के बढ़ने से कहीं ना कहीं साइज छोटा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि न्यूक्लियस का चार्ज और आप बाहर में जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं उन दोनों को आप कहीं ना कहीं बराबर संख्या में भरते जा रहे हैं। बस स्कैंडियम है तो स्कैंडियम के पास 21 प्रोटॉन 21 इलेक्ट्रॉन है, आप भरते भरते जिंक तक चले गए तो 30 प्रोटॉन 30 इलेक्ट्रॉन कर दिए आप, तो कहीं ना कहीं है कि नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। चार्ज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ने से बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस का चूंकि पावर आप बढ़ा रहे हैं तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखेगा, दबा कर रखेगा, तो साइज छोटा हो जाएगा।
लेकिन एट द सेम टाइम जब आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो ये भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो। तो जरा समझना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक साइज इसलिए डिक्रीज किया क्योंकि Z इफेक्टिव जो है, Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यही ज्यादा है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से क्योंकि शुरुआत में आप इलेक्ट्रॉन कम भरे हैं, 1 2 3 4 5 ही इलेक्ट्रॉन बढ़ाया है, लेकिन हर बार हर इलेक्ट्रॉन के भरने से रिपल्सन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, लेकिन उसके तुलना में आपका Z इफेक्टिव बहुत तेजी से बढ़ रहा है, Z इफेक्टिव बहुत तेजी से, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन चूंकि ज्यादा है तो यहां से यहां तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने के कारण रेडियस आपका डिक्रीज किया। लेकिन 5 के बाद जैसे छठा इलेक्ट्रॉन भरा तो एक समय ऐसा होगा कि अब रिपल्सन जो है, जो ये रिपेल कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बराबर हो जाए। जैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बराबर हो गया तो उसके बाद यहां से यहां तक साइज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज को घटा रहा था और रिपल्सन बढ़ा रहा था। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज को घटाया, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के बीच होने के कारण, रिपल्सन होने के कारण साइज को बढ़ा दिया। तो एक घटाया एक बढ़ाया तो ऑलमोस्ट क्या हो गया, R कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ जो R कांस्टेंट यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है आयरन क्वांट निकल में, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि Z इफेक्टिव जो है ये तकरीबन बराबर हो जाए किसके, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। और कॉपर जिंक तो ऑब्वियसली और इलेक्ट्रॉन आप भर दिए तो इस बार रिपल्सन ही बड़ा हो गया, रिपल्सन जैसे ही बड़ा हो गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसके सामने कुछ टिक नहीं पा रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से बड़ा फैक्टर कौन हो गया आपका, क्या, रिपल्सन। तो अगर Z इफेक्टिव से ही बड़ा अगर रिपल्सन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अगर बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली साइज अचानक से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का नहीं चलेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो देखिए ओवरऑल इस तरह से साइज का ऑर्डर आएगा। हालांकि आपको फर्स्ट डे जो आपका 3D जो है सीरीज, 3D सीरीज के बारे में ही डिटेल आपको पढ़ना होता है, 45D वगैरह नहीं पढ़ना होता है कि इसके इसमें भी सब प्रेडिक्ट ट्रेंड लगाएंगे। हाँ, ग्रुप ट्रेंड आप लगा सकते हो, ग्रुप ट्रेंड तो आप जानते हो ऊपर से नीचे अगर आएंगे, ऊपर से नीचे तो साइज आपका बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे सेल बढ़ रहा है, तो ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ने से साइज इंक्रीज। लेकिन ये सिर्फ किस में होगा, स्कैंडियम ट्रियम और लेंथेनम में होगा, ये चीज यहां से यहां तक के लिए लागू होगा, इसी के लिए लागू होगा साइज इंक्रीज करके। लेकिन जिरकोनियम, हॉफनियम, नायोबियम, टेंडेलम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ये सब का जो साइज है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है दोनों का। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं थर्ड 4D और 5D के जो एलिमेंट्स है ग्रुप वाइज, अगर आप उनके साइज को देखें तो उनके साइज कांस्टेंट होते हैं, उनके साइज कांस्टेंट होते हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होते हैं। क्यों कांस्टेंट होते हैं ये मैं समझाता हूं आपको। जैसे तो थोड़ा देखो पहले समझना, लेंथन के बाद 14 एलिमेंट्स का सीरीज है। देखो ये यहां से यहां तक अचानक बढ़ा, लेकिन ये सब ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? इसको मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं। जैसे लेंथेनम जो आपका है उसके बाद 14 एलिमेंट का सीरीज है। तो मेरा ये कहना है कि जब जिरकोनियम से आप हॉफनियम पे आए, बढ़िया देखना, जिरकोनियम आपका है, जिरकोनियम के पास 5th सेल और हॉफनियम के बाद 6th सेल। तो अब ये सेल ऊपर से जिरकोनियम से हॉफनियम आएंगे, 5th सेल से 6th सेल में आएंगे, तो साइज क्या होगा, इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस होना चाहिए, जो कि आप जानते हैं पहले से साइज बढ़ना चाहिए। एक चीज और हो रहा है, जब आप 5th सेल से 6th सेल पे आ रहे हैं तो 5th सेल में जो है 4D 10 4D 10 तो रहने दो, 4D है, अंदर में पहले 3D भी है, और जैसे ही इसमें आओगे तो इसमें तुम्हारे पास 4F और 4D अंदर में पहले से भरा हुआ, 4F 4D अंदर में पहले से भरा हुआ है। तो ऊपर से नीचे आने पे पोरिंग ऑफ सिल्डिंग हो रहा है, पोरिंग ऑफ सिल्डिंग, सिल्डिंग कमजोर हो रहा है। कैसे? आपको याद होगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी सिल्डिंग इफेक्ट पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो आप जान लीजिए D और F
काफी पुअर शिल्डिंग करता है। शिल्डिंग का मतलब झापना, मतलब न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है बाहरी इलेक्ट्रॉन पे, जो पकड़ है, वो उसको कम करता है शिल्डिंग, मतलब क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पर्दे का काम करता है। तो 4D का जो शिल्डिंग है वो पुअर है, और उससे भी एक्सट्रीमली पुअर शिल्डिंग होता है F का। तो तुम्हारा 4D में आपका F वगैरह नहीं आ रहा है, नीचे वाला में 4F आ जाता है, और ये एक्सट्रीमली पुअर शिल्डिंग है। ऊपर से नीचे आने पे पोरिंग ऑफ शिल्डिंग, तो शिल्डिंग अगर ऊपर से नीचे अगर पुअर होगा तो Z इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीजेस, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव बढ़ने से साइज क्या होगा, डिक्रीजेस। तो एक चीज अगर यहाँ पे देखो, ये एक फैक्टर जो है 5th से 6 पे आए, 5वें से 6ठे पे आए, तो सेल बढ़ा, तो सेल क्या गया, ऊपर से 5वें से 6ठे पे आए तो सेल बढ़ गया, तो साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया। लेकिन जब चौथे से वही 5वें से 6ठे पे आए, तो 4D से हम लोग 4F पे आए, 4F या D से F पे आए, तो D से ज्यादा पुअर शिल्डिंग होता है F। तो अगर F का शिल्डिंग अगर पुअर है, तो पुअर होने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। शिल्डिंग पुअर है, कमजोर है, अच्छे से पता नहीं कर रहा है, तो न्यूक्लियस का बाहरी इलेक्ट्रॉन में पकड़ ज्यादा होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही बढ़ेगा तो न्यूक्लियस जो है उस बाहरी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और खींच करके साइज को छोटा करेगा। तो एक फैक्टर देखो यहाँ पे साइज क्या है, बढ़ाया, साइज इंक्रीज करा है, साइज देखिए अगर आप तो इंक्रीज करा है, और एट द सेम टाइम जब आप 4D से 5D पे आ रहे थे, ये 4 मत दिखाओ यार, D मत दिखाओ, D से सीधा F पे आ रहे हैं, ठीक है, ये आपका फोर्थ वाली 4D है, और ये आपका 5D है, ठीक है। अगर दिखाना तो 4D और 5D दिखा, लेकिन अंदर में 4F है। तो जब 4D से 5D में आ रहे हैं तो अंदर में F है, तो D से बहुत कमजोर शिल्डिंग होता है किसका, F का। तो अगर ऊपर से नीचे आए तो शिल्डिंग कमजोर हुआ, कमजोर शिल्डिंग होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, साइज घटेगा। तो एक साइज को बढ़ाया, एक साइज को घटाया, तो एक बढ़ाया एक घटाया, तो नेट चेंज 0 हो गया, तो ऑब्वियस है साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। ये जो ऐसे हम दिखा रहे हैं, ये साइज जो है क्या है दोस्त, यहाँ पे साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो इस तरह से साइज का कुछ ऑर्डर है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट 3D में स्कैंडियम से मैग्नीज डिक्रीजेस, आयरन कोबाल्ट निकल कांस्टेंट, और कॉपर से जिंक इंक्रीजेस, कॉपर जिंक में जिंक ज्यादा हो जाता है ऐसे करके। और सेकंड पीरियड में अगर सॉरी, और अगर आप स्कैंडियम के मेथड की बात करें तो ये ऊपर से नीचे रेगुलरली इंक्रीजेस, ऐसे ये ऊपर से नीचे रेगुलरली इंक्रीजेस क्यों हुआ, लेंथेनम क्यों नहीं ऐसा हुआ कि लेंथेनम मीडियम का साइज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद जो है ना, लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट का सेट होता है, आप समझ सकते हैं, लेंथेनम का 57 एटॉमिक नंबर और हॉफनियम का 72 होता है, तो 57 के बाद तो 72 नहीं होता है, क्योंकि 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक 14 एलिमेंट का एक सीरीज होता है जिसको F बोलते हैं। तो यहाँ से 14 एलिमेंट भरा हुआ है, और उसके बाद हॉफनियम भरा है, मतलब तब यहाँ से आपका F स्टार्ट हो गया, F14 यहाँ से स्टार्ट हो गया, इसमें F14 नहीं है, इसमें भी D, इसमें भी D रहा, तो D और D का तो शिल्डिंग सेम रहता है, तो इसलिए आप शिल्डिंग नहीं देख पाए। देखें क्या, सेल देखे तो ये इसमें है 5वां सेल, इसमें 6ठा सेल है, एक सेल इंक्रीज कर गया, इसलिए साइज लगातार इसमें बढ़ गया, लेकिन और सब साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह गया। तो इतना ही साइज आपको जानना है। अच्छा, ये मेटालिक कैरेक्टर जो एटॉमिक रेडियस का है, इसको नोट कीजिए, कुछ और पॉइंट्स हम लोग देखेंगे इसके बाद। इसके तीसरा प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। पहली बात तो ये मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली सॉलिड का प्रॉपर्टीज है, और हम लिखे मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। ऑब्वियस है, जिस मेटल में दो मेटल के बीच का बॉन्ड जितना मजबूत होगा उसको दूर करना उतना ही मुश्किल होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। आप ऐसे समझिए, मेल्टिंग पॉइंट चाहे बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फिनोमेना है। अगर आपको किसी सॉलिड को मेल्ट करना है
लिक्विड बनाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपको सॉलिड में जो दो एटम के बीच की जो दूरी है वो कम है, उसको बढ़ाना है। तो अगर दो एटम के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा उसको दूर करना उतना ही मुश्किल होगा। और इंटरेक्शन मतलब बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, दो मेटल के बीच जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसको दूर करना उतना मुश्किल होगा। उसको करने के लिए आपको उतना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, उतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। जितना ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर इस आधार पे देखें तो डी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट और एस ब्लॉक एलिमेंट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक के पास ज्यादा होता है और एस में सबसे कम होता है। तो इस आधार पे अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात किया जाए एमपी ऑर्डर, तो क्या होगा दोस्त, डी ब्लॉक का ज्यादा होगा, पी ब्लॉक और सबसे कम एस ब्लॉक, क्योंकि एस ब्लॉक में एक या दो वैलेंसी होता है, इसमें 3 4 चला जाता है, इसमें 5 6 7 चला जाता है। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको एग्जांपल दिखा, जैसे मान लीजिए कि आयरन, सोडियम और लेड, तो ये आपका क्या है, डी ब्लॉक है, ये आपका क्या है, एस ब्लॉक है, ये आपका क्या है, पी ब्लॉक है। तो ऑब्वियस है, आप पहले से भी जानते हैं हालांकि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1500 होता है, सोडियम का 100 से कम होता है, लेड का 300 400 होता होगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ज्यादा किसका होगा, डी का, डी का ज्यादा होगा। तो डी का मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा एमपी का ऑर्डर, वो आयरन का ज्यादा होगा, उससे कम आपका लेड होगा और सबसे कम सोडियम का होगा, ऐसे। लेकिन अपने को डी ब्लॉक में पढ़ना है, तो डी ब्लॉक में चलिए एक बार देखते हैं, पहले पहले लोग ग्रुप के क्रॉस देखते हैं, ग्रुप ट्रेंड देखते हैं पहले, ग्रुप ट्रेंड है ना। तो ग्रुप ट्रेंड में जैसे ऊपर से नीचे अगर आएंगे, किताब में था ऊपर से नीचे अगर आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है थोड़ा समझते हैं। ऊपर से जब नीचे आते हैं तो साइज जो है वो बढ़ता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखो कि डी ब्लॉक में ठीक है साइज तो आप देख ही रहे होंगे कि पहला से दूसरा जाते तो साइज बढ़ता है, एक दूसरा से तीसरा जाते तो साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। और ऑलमोस्ट कांस्टेंट का रीजन क्या था कि सिल्डिंग इफेक्ट, पुअर सिल्डिंग इफेक्ट। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो सिल्डिंग कमजोर होगा, क्योंकि ऊपर में 3D है, उसके बाद 4D, उसके बाद 5D है। तो जैसे से ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे सिल्डिंग बढ़ेगा, और सिल्डिंग के बढ़ने से मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो आप एक टाइम ये भी बोल सकते हो कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो पुअर या पोरिंग सिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डी एंड एफ पुअर सिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन करता है। तो ऊपर से 3D 4D 5D में ऊपर से नीचे आने में सिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन पुअर होगा, कमजोर होगा, तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो और हम जान रहे हैं कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ऊपर से अगर नीचे आएंगे, जैसे अगर हम ले एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर हम लेते हैं स्कैंडियम, इट्रियम लेते हैं, तो अभी से ऊपर से नीचे जाने में मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। जैसे अगर हम लेते हैं आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, तो ओबेस ऊपर से नीचे जाने पे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अगर हम लेते हैं कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, अब बड़े भी टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, ऊपर से नीचे जाने पे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। कोबाल्ट ही और क्रोमियम होगा इसमें, क्रोमियम। अगर आप निकेल, प्लेटिनम, प्लेटिनम की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। मतलब किसी भी ग्रुप में अगर रहेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। लेकिन एक तो ऐसे ग्रुप है जिसमें थोड़ा सा इरेगुलर ऑर्डर होता है, जैसे आप जान भी सकते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो ऊपर से नीचे जाने में मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए ड्यू टू पुअर सिल्डिंग, तो ऊपर से नीचे जाने में मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो आपको अजीब नहीं लग रहा है कि मरकरी पहले से लिक्विड है और ऊपर से नीचे जाने पे आप बोल रहे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, जो ऑलरेडी मरकरी ये सब सॉलिड है, इसका तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो ये ट्रेड नहीं होता है, इसका ट्रेड जस्ट उल्टा होता है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये सही मान है मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। एक और है आपका कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ऊपर से नीचे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, तो ये गलत है ट्रेड।
नीचे से ऊपर, और नीचे से ऊपर भी कॉपर ज्यादा, फिर ऑरम आएगा और सबसे कम सिल्वर आएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब ये मेल्टिंग पॉइंट पर मिलेगा। कॉपर, गोल्ड, तब सिल्वर, सिल्वर सबसे कम। अगर हम बात करें एक क्रॉस या क्रॉस द पीरियड, क्रॉस द पीरियड अगर बात करें हम लोग, थोड़ा इसमें सीखना अच्छे से। क्रॉस द पीरियड इरेगुलर ट्रेड, बिल्कुल इरेगुलर, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे और अच्छी बात ये है कि बस आपको 3D पढ़ना है, 45 वगैरह नहीं करना है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ऐसे। तो अगर एक दो एलिमेंट का अगर सेट आता है, क्वेश्चन पूछता है, तो आपके आसान हो जाएगा। कैसे सूत्र एक बार ट्रिक बताता हूं। पहले 3 इंक्रीज करेगा, ये पहले 3 इंक्रीज किया, ये इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। फिर जहां से खत्म वहां से 3 डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीजेस, फिर 2 डिक्रीजेस, सॉरी इंक्रीजेस, फिर 2 जहां से खत्म हुआ 2 डिक्रीजेस, और फिर लगातार इंक्रीजेस, सॉरी डिक्रीजेस। मतलब समझना क्या, 3 डिक्रीजेस, 3 डिक्रीजेस, सॉरी 3 डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, 3 डिक्रीजेस, 2 डिक्रीजेस, फिर 2 डिक्रीजेस, फिर लगातार 3 डिक्रीजेस। अब जैसे तो इसमें क्या तुमको फायदा मिलेगा, तो वो एक ट्रिक याद है, 3 इंक्रीजेस, 3 डिक्रीजेस, 2 इंक्रीजेस, 2 डिक्रीजेस, फिर लगातार डिक्रीजेस। अगर मान लीजिए ये तीनों आपसे पूछ दे, ये तीन का सेट, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, किसका कम, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये तीनों डिक्रीजेस है, तो मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट इसका निकेल का ज्यादा हुआ, कॉपर कम, उसके बाद जिंक का। मान लो ये दोनों पूछ दे, तो दोनों डिक्रीजेस, तो जिंक आयरन से डिक्रीज, आयरन का ज्यादा होगा, कोबाल्ट का कम होगा। आपको ये याद रखने में सहूलियत मिलेगा। नहीं तो आप इरेगुलर चूंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट नॉट होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा सबसे ज्यादा होता है वैनेडियम का, और उसके बाद होता है क्रोमियम का। वैनेडियम क्रोमियम का लगभग सेम होता है, इसलिए इक्वल टू लगा सकते हैं। तो वैनेडियम, क्रोमियम, उसके बाद होता है टाइटेनियम, उसके बाद होता है स्कैंडियम, मैग्नीज बाद में जाएगा, उसके बाद होता है आयरन, उसके बाद होता है कोबाल्ट, फिर निकेल का कम, फिर उसके बाद मैग्नीज, फिर उसके बाद कॉपर, और उससे सबसे कम जिंक, सबसे कम। तो ये होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर, जो कि इरेगुलर है आपके लिए, बिल्कुल इरेगुलर, और इतना ही आपको याद रखना है। तो 2 एक्सेप्शन ये ध्यान रखना है आपको, जिंक वाले में और एक कॉपर वाले में। ऊपर से नीचे इंक्रीजेस होना चाहिए, लेकिन नीचे से ऊपर इंक्रीज करेगा, और ऊपर भी उस पे भी और ज्यादा होगा सिल्वर से, ये ध्यान रखना। और इसमें थोड़ा इरेगुलर होता है, इसे याद रखना है। तो पहले इसको नोट कर ले, फिर एक और चीज देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग, डेंसिटी। चौथा के बाद पांचवा जो भी हो, डेंसिटी। डेंसिटी देखेंगे, सेट 4 होगा जो भी। डेंसिटी, तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी जी। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा दो मेटल नजदीक में होगा, और यूनिट मास में, सॉरी यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मास में डेंसिटी ज्यादा होगा। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। और जनरली आप जान सकते हैं कि डी ब्लॉक का जो डेंसिटी है, डेंसिटी ये ज्यादा होगा पी ब्लॉक से, और सबसे कम होगा एस ब्लॉक से। एस ब्लॉक के तो बहुत सारे मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन उसका डेंसिटी बहुत कम होता है। ये डेंसिटी कोऑर्डिनेट डी ब्लॉक का ज्यादा, एस ब्लॉक का सबसे कम। फॉर एग्जांपल एक देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आयरन है ना, सोडियम है, और मान लीजिए कि टीन है, ऐसे। तो अगर डेंसिटी का अगर हमको ऑर्डर निकालना है, डेंसिटी, तो डेंसिटी ज्यादा किसका होगा, ऑब्वियस आयरन का होगा, आयरन का ज्यादा होगा। उसके बाद टीन का होगा, सोडियम का सबसे कम डेंसिटी होगा, सोडियम का। सोडियम तो सॉफ्ट होता है, रबर की तरह होता है, तो डेंसिटी इसका बहुत कम होगा। टीन का डेंसिटी कम होगा, सोडियम का स्टील का ज्यादा होगा सोडियम से। आयरन का डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो अगर हम लोग डी ब्लॉक में अगर बात करें, डी ब्लॉक में, तो डी ब्लॉक से जाने से पहले आप एक दो चीजें और जानते हैं। डेंसिटी जो होता है, ये मास बटा वॉल्यूम होता है, मास बटा वॉल्यूम। तो मास या मोलर मास
के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम एक पार्टिकुलर, पहले हम लोग ग्रुप ट्रेंड लगाते हैं, तो अगर हम लोग ग्रुप ट्रेंड लेते हैं, ग्रुप ट्रेंड मतलब ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक और इसके बाद ड्यूटेरियम, लैंथेनम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, वैनेडियम, नायोडियम, टेंटेलम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मैंगनीज, टेक्नीशियम, उसके बाद रेहेनियम, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकेल, प्लेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी। अगर इसकी बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो आपको पता है कि मोलर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऊपर से नीचे जब आते हैं, खास करके स्कैंडियम के केस में, तो ऊपर से नीचे साइज रेगुलरली इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस मतलब मोलर वॉल्यूम इंक्रीजेस ऊपर से नीचे। तो इसका डेंसिटी क्या होगा, डी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी घटेगा। मतलब अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो ऊपर से घटेगा, मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा, स्कैंडियम का डेंसिटी ज्यादा होगा, इथेरियम का उससे कम और सबसे कम लैंथेनम का होगा। क्योंकि साइज अगर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, तो इसका कम इसका ज्यादा होगा। लेकिन और सबके केस में, इसको छोड़ करके और सबके केस में डेंसिटी ऊपर से नीचे डिक्रीज करता है, सॉरी ऊपर से नीचे ये डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है ऊपर से नीचे, क्योंकि मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऊपर से नीचे सब इंक्रीजेस, ऊपर से नीचे सब इंक्रीजेस बिना किसी एक्सेप्शन का, क्योंकि आपको साइज समझ में आता है, साइज से फैसला तो होगा नहीं, क्योंकि साइज ऑलवेज कांस्टेंट हो जाता है। तो ये सब डेंसिटी क्या है, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि मोलर मास रेगुलरली इंक्रीजेस, मोलर मास तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड देखें, क्रॉस द पीरियड अगर देखें, क्रॉस द पीरियड अगर हम लोग देखें, तो जैसे आपको पढ़ना है ऑब्वियस है, एक ही पढ़ना है आपको, पहला थ्रेडी अगर पढ़ना है तो ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, इसको जानना है। तो शुरुआत में अपना स्कैंडियम से लेकर के निकेल तक लगातार इंक्रीज कराइए, क्योंकि साइज कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। क्यों, हम लोग मोलर मास का फैसला कर रहे हैं, डेंसिटी इंक्रीजेस, क्यों मोलर मास इंक्रीज कर रहे हैं, मोलर मास इंक्रीजेस, ठीक है। और कॉपर जिंक में थोड़ा उल्टा कर दीजिए, मतलब ये इंक्रीजेस इधर से इधर इंक्रीजेस, यहाँ पे साइज का थोड़ा लफड़ा है, साइज मोलर वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ये इंक्रीजेस। तो अगर डेंसिटी का इसमें ऑर्डर देखिएगा, डेंसिटी का ऑर्डर, तो स्कैंडियम से ज्यादा डेंसिटी है टाइटेनियम का, उससे ज्यादा वैनेडियम का, उससे ज्यादा क्रोमियम का, उससे ज्यादा मैंगनीज का, उससे ज्यादा आयरन का, उससे ज्यादा कोबाल्ट का, उससे ज्यादा निकेल का। लेकिन कॉपर और जिंक में आप देख सकते हैं कि कॉपर का ज्यादा हो गया, तो जिंक का कम, सबसे ज्यादा किसका हो गया, कॉपर का। तो ये डेंसिटी का ऑर्डर, ग्रुप ट्रेंड, सॉरी पीरियड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे।